वेलकम यूथ। आप सभी युवाओं का स्वागत है यूथ इंस्पायर्ड की इस नई ईडीएम सीरीज में। ये सारे के सारे ईडीएम्स पहले किसी ना किसी परीक्षा में आ चुके हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ईडीएम्स बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ईडीएम, उसका अर्थ और एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, बल्कि आप मेरे साथ याद करेंगे इन सारे ईडीएम्स को। इस वीडियो में हम एक छोटा सा रिवीजन भी करेंगे, जिसमें आप खुद को तुरंत ही परख पाएंगे कि आप मेरे साथ इस वीडियो में ये ईडीएम याद कर पाए या नहीं। ईडीएम्स को याद करने के लिए हम अपने वही पुराने तरीके को यूज़ करेंगे, निमोनिक मेथड। अगर आप अभी तक निमोनिक मेथड को नहीं जानते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमारी वीडियो द बेस्ट वे टू लर्न वोकैबुलरी पहले देख लें। उसमें इंग्लिश को और वोकैबुलरी को याद करने के बेहतरीन उपाय बताए गए हैं, जिसमें से निमोनिक मेथड एक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला इडियम है अ रोड हॉग। काफी इंटरेस्टिंग इडियम है, आइए मतलब देखते हैं। वन हु ड्राइव्स रेकलेसली मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू पास, यानी एक लापरवाह चालक, एक ऐसा ड्राइवर जो किसी भी वाहन को बहुत बुरी तरीके से सड़क पर चलाए, जिससे पीछे आने वाले व्यक्तियों के लिए उसे आगे निकलना मुश्किल हो जाए। ठीक है, जरा इस पिक्चर में देखिए। इस पिक्चर में एक हॉग है, अ रोड हॉग। ओके, अब ऐसे ही अगर डबल लेन पे ये इस तरीके से बीच में, रोड के बीच में चलाएगा तो क्या इसे आगे कोई निकल पाएगा? नहीं। तो ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही ड्राइवर को बोलते हैं अ रोड हॉग। अब याद कैसे रखेंगे? वैसे तो रोड से आसानी से आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बट समझ लेते हैं। इसमें एक ही शब्द है जो हम नहीं जानते, हॉग। हॉग किसे बोलते हैं? एक डोमेस्टिकेटेड पिग, यानी एक पालतू सुअर को बोला जाता है हॉग। पालतू सुअर और रोड हॉग। अगर वही पालतू सुअर रोड पे सोने लगे, बैठने लगे, मतलब रोड पे रहने लगे, तो क्या वहां से ट्रैफिक पास हो पाएगा? नहीं। तो इमेजिन कर सकते हैं आप, वहीं से ही ये इडियम आया, अ रोड हॉग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करे। ओके, आइए इसको एग्जाम्पल और इसके यूसेज से समझने की कोशिश करते हैं। A road hog was responsible for the accident on the highway that took place yesterday. एक लापरवाह चालक, रोड हॉग, जो था वो रिस्पॉन्सिबल था उस एक्सीडेंट के लिए जो कल हाईवे पर हुआ। अगला एग्जाम्पल, वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, नॉट टू इन्वॉल्व इन रेसिंग विद रोड हॉग्स ऑन हाईवेज, कि हम हाईवे पर इन लापरवाह चालकों के साथ रेस करने में ना उलझ जाएं। मुझे आशा है अभी तक आपको ये वाला इडियम याद हो चुका होगा। चलिए एक नज़र इस पर मार लीजिए और हम अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इडियम है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन मतलब देखिए, नीट एंड क्लीन एंड वेल लुक्ड आफ्टर, यानी साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन का अर्थ साफ सुथरा होता है। वेल लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देख रेख करना, तो जिसकी अच्छे से देख रेख की जाती हो या की गई हो, उसको बोलते हैं स्पिक एंड स्पैन। ओके, इसको इडियम को याद रखने के लिए जरा इस पिक्चर में देखिए। इस पिक्चर में आप क्या क्या देख सकते हैं, मैं बताता हूँ मुझे क्या दिख रहा है। मुझे एक साफ सुथरा किचन दिख रहा है, जिसमें इनके इंडक्शन के ऊपर एक पैन पड़ा है। दिख रहा है ना? आप सबको दिख रहा है, राइट? तो इस इडियम को मैं इसी तरीके से याद करूंगा। मैंने स्पिक और स्पैन में से एस हटा दिया, तो मेरे पास क्या बचा? पिक एंड पैन। तो मैंने अपने स्पिक एंड स्पैन किचन के लिए इस पैन को पिक किया। पिक मतलब होता है चूज करना, सिलेक्ट करना, राइट? तो मैंने इस पैन को अपने स्पिक एंड स्पैन किचन के लिए पिक किया। आसान है याद रखना, राइट? चलिए एग्जाम्पल और इसका यूसेज देखते हैं। पहले एग्जाम्पल से आप इसको बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे। I picked this pan for my spick and span kitchen. मैंने इस पैन को अपने स्पिक एंड स्पैन किचन के लिए किया। I picked this pan for my spick and span kitchen. ये काफी अच्छा टंग ट्विस्टर भी बन गया, राइट? टंग ट्विस्टर समझते हैं आप, जिसको बोलने में हमारी टंग ट्विस्ट होती है। I picked this pan for my spick and span kitchen. Well, अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
स्पिक एंड स्पैन हाउस, बेडरूम, बाथरूम, रूम एक्सेट्रा, राइट। तो जिस भी चीज़ को आप कहना चाहते हैं कि ये साफ सुथरी है, वो आपका घर हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, बाथरूम हो सकता है, रूम हो सकता है एक्सेट्रा, तो वहाँ पर आपको बस स्पिक एंड स्पैन उसके आगे जोड़ देना है, राइट। इससे क्या हो जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें साफ सुथरी हो जाएंगी और आपको काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, राइट। हाँ। वेल देखिए, स्पिक एंड स्पैन हाउस, स्पिक एंड स्पैन बेडरूम, स्पिक एंड स्पैन बाथरूम, स्पिक एंड स्पैन रूम एक्सेट्रा, एनीथिंग, राइट। इतनी बार मैंने रिपीट किया, आई होप मेरे साथ आपने मन में रिपीट किया होगा, तो अभी आपको ये याद हो चुका है, राइट। चलिए अपने अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा तीसरा इडियम है फॉल आउट। फॉल आउट काफी आसान इडियम है, शायद आप इसका मतलब ऑलरेडी समझ भी चुके होंगे। फॉल यानी गिरना, आउट मतलब बाहर, फॉल आउट बाहर गिरना, राइट। सही समझ रहे हैं आप। देखिए इसका पहला अर्थ यही है, टू डिटैच एंड ड्रॉ। पर जब ये एग्जाम में आता है तो इस मीनिंग के साथ पूछा नहीं जाता। देखिए इसकी दूसरी मीनिंग, टू हैव अ क्वेरल। टू हैव अ क्वेरल मीन्स झगड़ा करना या झगड़ा हो जाना। फॉल आउट जब भी एग्जाम में आता है तो जनरली इस मीनिंग के साथ आता है, झगड़ा करना। अब फॉल आउट की देखिए हमें एक मतलब ऑलरेडी पता है, हम इसको गेस भी कर सकते हैं आसानी से, कि आसानी से टूटकर गिर जाना, ओके। बस हमें क्या करना है, हमें इसके साथ इसका दूसरा अर्थ भी अब याद रखना है, टूटकर गिर जाना। क्यों टूटकर गिर गया, क्योंकि हमें झगड़ा हो गया था, राइट। क्यों उसका दांत तोड़ दिया, बिकॉज वी फॉल आउट, क्योंकि हमें झगड़ा हो गया था, ओके। तो दोनों फॉल आउट की मीनिंग इसमें हो गए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 3 एग्जाम्पल ही हैं, पहले 2 एग्जाम्पल हैं पहली मीनिंग के बारे में और दूसरा एग्जाम्पल है उसकी दूसरी मीनिंग के बारे में। आइए समझते हैं इसका यूसेज। हेयर स्टार्ट टू फॉल आउट इफ यू आर एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड। अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपके बाल जो हैं वो टूटकर गिरने लगेंगे, राइट। दूसरा, वन ऑफ माई मिल्क टीथ फेल आउट येस्टरडे। इसमें फॉल आउट की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, फेल आउट, क्योंकि येस्टरडे का प्रयोग हुआ है, ओके। तो कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे दूध के दांत में से एक कल निकल के गिर गया, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल को आप एंजॉय करें। देखो, एन आवर अगो बोथ किड्स वर प्लेइंग टुगेदर। 1 घंटे पहले दोनों बच्चे साथ में खेल रहे थे। अनटिल द नेबर्स डॉटर जॉइन देम। जब तक कि जो पड़ोस की बच्ची है वो उनके साथ खेलने नहीं आ गई। दे कुड नॉट डिसाइड। वो दोनों बच्चे डिसाइड नहीं कर पाए who will become the bridegroom for the girl, कि इस लड़की का दूल्हा कौन बने। and they had a fall out, और उन दोनों में झगड़ा हो गया, ओके। आई होप फॉल आउट का मीनिंग आप बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, ओके। देखते हैं जब रिवीजन सेशन होगा आप उसमें कितने क्वेश्चन सही कर पाएंगे। चलिए एक झलक मार लीजिए, अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ इडियम इज अ चिप ऑन योर शोल्डर। सबसे पहले जरा इस पिक्चर में देखिए, ये महिला है, इनके शोल्डर पे चिप्स पड़े हैं। जी हाँ, आप सही समझ पा रहे हैं, पोटैटो चिप्स, राइट। इसमें इसी चिप की बात हो रही है। तो ये महिला आपको कैसे लग रही है, काफी शांत लग रही है ना, नहीं तो क्या बहुत गुस्से में लग रही है। जी हाँ बिल्कुल। तो इस इडियम का अर्थ कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, अ हैबिचुअली कॉम्बैटिव एटीट्यूड, यानी हमेशा लड़ने को तैयार। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ने को तैयार हो, उसके लिए हम यूज करते हैं दैट पर्सन हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर। पर ऐसा व्यक्ति हमेशा लड़ने को तैयार क्यों होता है, इसीलिए क्योंकि जब हम किसी के लिए ये इडियम का प्रयोग करते हैं कि दैट पर्सन हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर, इसका अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत या कुछ ना कुछ उल्टा ही सोच रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। बहुत व्यक्ति आपने इसे देखे होंगे। सो नेक्स्ट टाइम यू सी देम, यू यूज दिस इडियम दैट पर्सन होल्ड अ चिप ऑन हिज शोल्डर, दैट पर्सन हैज अ चिप ऑन हिज शोल्डर, राइट। मींस दे हैव a habitually combative attitude, or they developed a habitually combative attitude, okay। ये इडियम का ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग है। ये 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी से आया है, जब यूएसए में क्या होता था कि जो लोग लड़ना चाहते थे
जी हाँ, फिजिकल बॉक्सिंग, या जो लोग लड़ने को तैयार रहते थे वो क्या करते थे, वो एक वुडन चिप, एक लकड़ी की जो छोटी सी फट्टी, छोटा एक टुकड़ा अपने कंधे पे लगा लेते थे, जो कि साइन होता था कि मैं लड़ना चाहता हूँ, जो मुझसे लड़ना चाहता है मेरे सामने आ जाए। आप बात समझें? तो वहीं से ही ये इडियम आया, अ चिप ऑन योर शोल्डर, मतलब हमेशा लड़ने को तैयार। काफ़ी आसान है, आप हमेशा याद रखेंगे। एग्जाम्पल से इसका यूसेज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इफ यू से दैट समवन हैज अ चिप ऑन देयर शोल्डर, अगर आप किसी को कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास चिप ऑन हिज शोल्डर, मींस यू आर यूजिंग दैट इडियम फॉर अ पर्सन, इट मींस, उसका अर्थ होगा दैट दे फील इंफीरियर, कि वह जो व्यक्ति है वह छोटा महसूस कर रहा है, और दे फील दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली, या फिर वे ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया गया। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैंट वर्क इन टीम, आप एक टीम के साथ काम नहीं कर सकते इफ यू आर ऑलवेज कीपिंग अ चिप ऑन योर शोल्डर। अगर आप हमेशा ऐसे ही सोच रहे हैं कि दूसरे आपके बारे में सही नहीं सोचते, तो आपका बर्ताव हमेशा लड़ने वाला होगा, तो आप टीम में कैसे काम कर पाएंगे। आई होप आपको इडियम का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। एक बार इसको देख लीजिए, हम दूसरे इडियम की ओर बढ़ते हैं। आइए आज का आखिरी इडियम देखते हैं, लीव इन लर्च। लीव इन लर्च का मीनिंग है लीव समवन इन समवन्स डिफिकल्ट टाइम्स, यानी बुरे समय में साथ छोड़ देना। इडियम को याद रखना बेहद आसान है। इस इडियम में लीव आ रहा है, लीव मतलब होता है छोड़ देना, और ये सबको पता है, राइट। सिर्फ ये शब्द लर्च है जो हमें नहीं पता क्या होता है, लिटरल इसका कुछ मीनिंग नहीं होता। ओके, अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, फ्रेंच में 17th सेंचुरी में गेम खेला जाता था, उसको बोलते थे लॉर्च, जहाँ से ये शब्द लर्च आया है। तो लीव इन लर्च का अर्थ है उस गेम में जब सब बहुत आगे निकल जाते थे और कोई व्यक्ति बहुत पीछे रह जाता था, तो वो गेम छोड़ के चला जाता था कि भाई मैं नहीं खेल रहा हूँ, आप खेलते रहो। उसको बोलते थे हम लीव इन लर्च। बात समझ पा रहे हैं? तो वहीं से ही ये इडियम आया है, इसीलिए बोला जाता है लीव इन लर्च का अर्थ होता है किसी को बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ देना। ओके, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इससे इसका मतलब और मीनिंग, इसका यूसेज और क्लियर हो जाएगा। When all my money was spent, जब मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, he left me in the lurch, उसने मुझे मेरे बुरे वक्त में छोड़ दिया। I had to finish the whole project by myself, फिर मुझे सारा का सारा प्रोजेक्ट खुद ही फिनिश करना पड़ा। अगला एग्जाम्पल, a true friend will never leave you in the lurch, सही है, एक सच्चा दोस्त, a true friend will never leave you in the lurch, आपको कभी भी आपके बुरे समय में नहीं छोड़ेगा, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के 5 इडियम्स। अब इडियम्स सीख लेने के बाद आपको 5 प्रीवियस वीक क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। मैं आशा करता हूँ इडियम्स आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, लिखने में क्वेश्चंस काफ़ी आसान लगेंगे, पर ध्यान से कीजिएगा ताकि आप गलती ना करें। ओके, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और प्रैक्टिस वीडियो में जब आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो प्लीज़ बताइए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आपके पास कोई रिव्यूज़ और सजेशंस हैं हमारे लिए तो प्लीज़ हमें दीजिए। हम हमारे चैनल पे ऑलरेडी इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, रिवीजन करंट अफेयर्स, अलग अलग सीरीज़ हैं, ये स्टार्ट कर चुके हैं। आने वाले समय में हम साइंस के लेक्चर्स भी शुरू करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग इंग्लिश। आप रिवीजन कीजिए।